हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो बच्चा लोग, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम देखा था, है ना। वेंचुरीमीटर, फिर उसके बाद टॉर्सलिस थ्योरम, स्पीड ऑफ एफ्लक्स। अब बेटा आज हम एक नवा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही छोटा और बहुत ही इजी टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं विस्कोसिटी या तो विस्कस फोर्स। देखिए एक्चुअली विस्कोसिटी होता क्या है? इट इज नथिंग बट द फ्रिक्शन। देखिए मैं मानता हूं अभी तक हमने आइडियल फ्लूइड लिया था जिसमें विस्कोसिटी नहीं होती है, बट जैसे कि हम जानते हैं कि आइडियल फ्लूइड जैसी चीज नहीं होती है ना। वेलोसिटी, विस्कोसिटी मिनिमम हो सकती है, बहुत कम हो सकती है, लेकिन होगी तो सही। सो विस्कोसिटी होती क्या है और विस्कस फोर्स कैसे निकाला जाएगा वो हम देखते हैं। चलिए अब मान लीजिए देखिए, जब भी कोई बेटा लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसकी अलग अलग लेयर होती है। अब ये पहली लेयर क्या करेगा बेटा? पहली लेयर अपने दूसरी वाली लेयर पे फ्रिक्शन डालेगा, या आप कह सकते हैं कि दूसरी वाली लेयर पहली वाली पे फ्रिक्शन इधर डालेगा। देखो ये यहां जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो सेकंड लेयर है ये क्या कोशिश करेगा? इसके पीछे फ्रिक्शन लगाएगा। अब जब ये लिक्विड आगे जा रहा है, ये वाली लेयर, तो इसने क्या देखा कि यार ये पीछे छूट रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है ना, तो ये पीछे छूट रहा है, तो मैं इसको आगे लेके जाऊं और ये भी उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। तो जितना फ्रिक्शन फोर्स ये लगा रहा है उतना ही फ्रिक्शन फोर्स ये भी लगा रहा है। तो ये जो फोर्स है जो कि दो लेयर के बीच में होता है, टेंजेंशियली होता है, उसे हम कहते हैं विस्कोसिटी या तो विस्कस फोर्स। ठीक है। सो अगर विस्कोसिटी मुझे डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? द फ्रिक्शनल फोर्स between the frictional force between the layers of liquid is called viscosity, and the force is called viscous force। जो कॉन्सेप्ट है उसको कहा जाता है विस्कोसिटी, और जो फोर्स लग रहा है उसको कहा जाता है विस्कस फोर्स। क्लियर? अब आप सोचेंगे कि यार ये ऐसे कैसे एक लेयर दूसरे लेयर पे फोर्स लगा रहा है ना। सारा लिक्विड तो एक साथ चल रहा है, उसकी एक लेयर दूसरे लेयर से कैसे फोर्स लगा सकती है? सो आइए इस चीज को हम समझते हैं कि कैसे ये फ्रिक्शन फोर्स लगा। देखो अगर हम सॉलिड की बात करें तो मुझे पता है कि ये एक फिक्स सरफेस है, यहाँ पे एक सॉलिड पड़ा है, तो इसकी सरफेस थोड़ी इर्रेगुलर होती है ना, और वो इर्रेगुलरिटी के कारण एक दूसरे को ब्लॉक कर लेते हैं। ये हमने देखा था पहले भी। अब लिक्विड में ये क्या कहानी है आइए देखते हैं। मान लो बेटा कि यहाँ पे कोई रिवर बेड है, जैसे जमीन होता है ना, नदी के अंदर की कोई जमीन, रिवर बेड, और उसके ऊपर ये पूरा वाटर फ्लो हो रहा है। तो बड़ा हमको पता है कि कोई ना कोई लेयर तो होगी जो नीचे टच कर रही होगी, है ना। ऐसा तो है नहीं कि पानी हवा में रहे। बड़ा होगा क्या? इसकी जो सबसे आखिरी वाली लेयर जो नीचे रिवर बेड से कांटेक्ट में है ना, हम उसकी वेलोसिटी को जीरो एज्यूम कर लेते हैं। जीरो होती नहीं है बट बहुत ही कम होती, बहुत ही ना, कांटेक्ट में है, तो इसलिए इसकी स्पीड को हम जीरो मान लेते हैं। अब बेटा यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे एक्चुअली वेलोसिटी डिफरेंस क्रिएट होगा, रिलेटिव वेलोसिटी। देखो फ्रिक्शन कब होगा बेटा? जब रिलेटिव वेलोसिटी होगी तभी फ्रिक्शन होगा, चाहे वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो। सो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी कैसे बन रहा है? देखो जरा ध्यान से सुनना। देखो इसकी वेलोसिटी जीरो है। अब हो सकता है देखो ये वाला लिक्विड एकदम फटाफट फ्लो हो रहा है ऊपर वाले, जैसे जैसे ये ऊपर जाती जाएगी इसको हम बोलते हैं फ्री लेयर्स। क्या बोलेंगे? फ्री लेयर। ये किसी कांटेक्ट में है, बस आपस में कांटेक्ट में, किसी सॉलिड के कांटेक्ट में नहीं, तो ये फ्री लेयर है। अब होगा क्या कि मान लो इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, सपोज इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो उसके नीचे वाले की वेलोसिटी जो है इसके कारण कितनी हो जाएगी? थोड़ी कम, मान लो कि 9 मीटर पर सेकंड। इसकी जीरो ले ली तो इसके ऊपर वाले की कुछ होगी, मान लो कि 2 मीटर पर सेकंड। इसकी कुछ लेने में, चलो मान लो 4 मीटर पर सेकंड। इसकी कुछ लेने में अभी और फास्ट जाएगी तो 6 मीटर पर सेकंड, इसको 8 ले लेते हैं। इसका मतलब आप देख सकते हैं
कि हर दो लेयर के बीच में वेलोसिटी डिफरेंस या रिलेटिव वेलोसिटी आती जा रही है। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? सो जब ये एक लेयर आगे बढ़ेगी वो अपने पीछे लेयर को आगे खींच के लेके जाने की कोशिश करेगी और वो है विस्कोसिटी। ठीक है बेटा, तो इसको हम कहते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी प्रोफाइल। मतलब एक एक करके वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है फ्रॉम डाउन टू अप। अच्छा, अब यहीं पे हम एक चीज डिफाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट थोड़ा एक्चुअली रेशियो है। किसका रेशियो? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन हाइट। बड़ा एक्चुअली ये कंपेयर कर रहा है कि कितनी हाइट में कितनी वेलोसिटी चेंज होगी। इतनी सी हाइट है और वेलोसिटी ज्यादा चेंज है, मतलब वेलोसिटी बहुत ज्यादा। जैसे मान लो बेटा मैं ऑयल लूं तो ऑयल हमें पता है बहुत हीट होता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो बहुत धीमे 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 फ्लो करता है। केचप सॉस बड़ा वो बहुत स्लो 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 ना, आप केचप की प्लेट उल्टी भी कर दो तो भी जल्दी से वो गिरेगा नहीं। वहीं पे पानी का गिलास जैसे उल्टा किया बंद हुआ नीचे। समझ हम क्या बोल रहे हैं? मतलब ये जस्ट आपको बताएगा कि कौन से लिक्विड में कितनी ज्यादा रिलेटिव वेलोसिटी होगी। जैसे मान लो कि ये एक लिक्विड है, इसमें 2 2 2 का रिलेटिव डिफरेंस है, तो कोई बड़ा लिक्विड ऐसा होगा कि जिसमें हाइट से है लेकिन डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। जैसे मान लो ये अगर 2 मीटर पर सेकंड है तो ये 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यानी रिलेटिव वेलोसिटी का डिफरेंस बहुत बढ़ जाएगा। सो वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको क्या दिखाता है? इट जस्ट शोज दैट हाउ मच वेलोसिटी डिफर्स फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा V बाय डेल्टा H, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, हम आगे बताएं अगर आप छोटी छोटी हाइट ले रहे हो, छोटी देखो ये डेल्टा हम कब दिखाएंगे? जब बहुत ही बड़ी हाइट हो या बहुत ही ज्यादा वेलोसिटी पे हो। अगर छोटी हाइट है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dv बाय dh, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन हाइट। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। मान लो कि इन हर दो लेयर के बीच का डिस्टेंस हम 2 मीटर लेके चलते हैं। कितना? 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। अब मुझे इन दोनों के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए, तो बड़ा मैं क्या करूंगा? इन दोनों की चेंज इन वेलोसिटी करूंगा। 6 - 4 2 अपॉन इन दोनों के बीच की हाइट कितनी है? 2। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा 1। क्लियर? समझ आ रहा है? सॉरी, वेलोसिटी ग्रेडियंट। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? ऊपर वेलोसिटी है, वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट ऊपर वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकंड और हाइट के लिए मीटर, तो मीटर से मीटर कट, सो ये हो जाएगा पर सेकंड यानी 1 पर सेकंड। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट पर सेकंड। बस कैसे? देखो ऊपर क्या है? वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, नीचे क्या है? हाइट मीटर, मीटर से मीटर कट और सेकंड नीचे। ठीक है, ये याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है बेटा। ओके, यहां तक क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, एक चीज आप लोग नोट डाउन कर लेना कि विस्कस फोर्स एक इंटरनल फोर्स है। तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, अब फ्रिक्शनल फोर्स उसके अंदर से लग रही है, बाहर से लग नहीं रही है। सो इट इज एन इंटरनल फोर्स एंड ऑल्सो हॉरिजॉन्टल फोर्स। देखो बच्चा लोग, इसको है ना कई बार शियरिंग स्ट्रेस से भी बोला जा सकता है। देखो ये फोर्स कैसी लग रही है बेटा? मैंने पहले कहा था टेंजेंशियली हॉरिजॉन्टल पे लग रही है। अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था शियरिंग, है ना, जो हॉरिजॉन्टली लगाया जाता है। क्लियर? ओके, अब इस विस्कस की फॉर्मूला क्या होगी? देखो अगर मैं सॉलिड की बात करूं, थोड़ा सा हम रिवीजन देख लेते हैं 2 मिनट का। बट अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड के अंदर 2 तरह की फ्रिक्शन थी, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और एक काइनेटिक फ्रिक्शन। बड़ा स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करती थी आपके फोर्स पे, आप कितना फोर्स लगा रहे हो ना, याद है? फिर उसके बाद हम देख लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग, कुछ याद आया?
एफ लिमिटिंग पे आप जितना फोर्स वेरी करते जाओगे उतना स्टैटिक फ्रिक्शन भी चेंज होता जाएगा, एक समय तक चेंज होगा और उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। और वो कितना होता था बेटा, म्यू एक्स इंटू एन। और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता था बेटा, म्यू के इंटू एन, जहां पे म्यू के और म्यू एस क्या होता था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, अब अगर मैं सॉलिड के अंदर फ्रिक्शन फोर्स की बात करूं तो ये एक डिपेंड करता था सरफेस पे, है ना, अलग अलग सरफेस के लिए कांस्टेंट अलग अलग होगा। और दूसरा डिपेंड करता था बेटा उसके नॉर्मल फोर्स पे, कि सरफेस कितना नॉर्मल फोर्स रखता है। यानी कि सॉलिड के केस में बेटा ये चीज डिपेंड नहीं करती कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, लेकिन लिक्विड के केस पर डिपेंड करती है। विस्कस फोर्स, देखो मुझे पता है कि एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के ये मैंने जानबूझ के लाइन ऐसी बनाई है, एक वेलोसिटी प्रोफाइल लिखा है। देखो ये प्रोफाइल इसे कहते हैं, जहां पे लगातार कुछ चीज कम होती जावे या बढ़ती जावे उसे हम प्रोफाइल कहते हैं। अब मुझे पता है बेटा कि हर किसी की वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी अलग अलग है। सो इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है, विस्कस फोर्स है बेटा, वो एक तो डिपेंड करेगा आपके रिलेटिव वेलोसिटी पे। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना, अभी हम देखा था बेटा रिलेटिव वेलोसिटी मतलब ये रिलेटेड है, तभी तो हमने एक टर्म निकाला वेलोसिटी ग्रेडियंट। और दूसरा बेटा ये डिपेंड होगा आपके कांटेक्ट एरिया पे, भाई कितना एरिया कांटेक्ट पे है। देखो सॉलिड में ऐसा कुछ भी नहीं था, सॉलिड में खाली नॉर्मल फोर्स पे और टाइप ऑफ सरफेस पे, बस दो चीज पे डिपेंड है। क्या यहाँ पे एरिया कांटेक्ट था बेटा, अगर मैं ये सॉलिड लूं या मैं ये सॉलिड लूं बेटा, इस समय दोनों का फ्रिक्शन सेम होता था। इसकी वेलोसिटी 1 लूं, इसकी वेलोसिटी 10 लूं, क्या फ्रिक्शन चेंज होता था? नहीं, फ्रिक्शन उतना का होता है। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन कि कितनी वेलोसिटी डिफरेंस है, वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना ज्यादा है कितना कम है, प्लस कितना एरिया कांटेक्ट है। ठीक है, सो बेटा अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिखूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, dv a dv by dh प्रोपोर्शनल डिपेंडेंट। ये साइन हटा हुआ है तो इसको हटाने पे हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम कहते हैं ईटा। बच्चे खेलते हैं ना कीटा, मैं तेरी कीटा तू मेरी कीटा, ये है ईटा। और इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम यहां लिख लो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कस फोर्स। जैसे इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था, वैसे इसमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है बेटा, और यहाँ पे हम लगाएंगे एक माइनस। माइनस क्यों? हमको पता है कि अगर वेलोसिटी इधर है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर होगी, इसीलिए हम इसको माइनस में लगाते हैं। एंड एफ वी यानी विस्कस फोर्स, तो ये आ गई आपकी फॉर्मूला विस्कस फोर्स की। क्लियर? अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए ईटा। बहुत अच्छी अच्छी चीजें ईटा से रिलेटेड क्वेश्चन में दी जाती है, ध्यान से देखना है यहाँ पे। ये जो ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी यूनिट अगर मैं बात करूं, इसकी यूनिट निकालो बेटा, इन दोनों को हम यहां ले आते हैं। ठीक है, सो एफ वी अपॉन ए dh बाय dv, इसकी यूनिट निकालनी है तो हमने क्या किया, इस पूरे को यहां ले आए तो मल्टीप्लाई का डिवाइड हो गया और डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया। अब यहां से यूनिट निकालो तो फोर्स की न्यूटन, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, dh के लिए मीटर और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड। तो यहां से एक मीटर मीटर तो गया, ये सेकंड ऊपर आ जाएगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये हो गई इसकी यूनिट। याद रखना बहुत जरूरी है, कई बार आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा, इसकी यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। बेटा लेकिन इसकी है ना यूनिट सीजीएस में ज्यादा होता है। कई बार आपको सीजीएस सिस्टम याद है ना, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड,
तो उसके अंदर न्यूटन का हो जाएगा डाइन, सेकंड का सेकंड, और मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यूनिट इससे ज्यादा फेमस है। ऑब्वियसली बेटा एसआई यूनिट तो यही है, ये एसआई यूनिट है, ये उसका सीजीएस। और बेटा इसको हम कहते हैं पॉइस, इसको नाम क्या दिया गया ये वाली यूनिट को? पॉइस, टाइम सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको नहीं, इसको नाम दिया गया है पॉइस। एंड रिलेशन भी देखो, कई बार आपको रिलेशन की जरूरत पड़ेगी बेटा। 1 पॉइस इज इक्वल टू 10⁻⁻1 न्यूटन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसका रिलेशन इसके साथ 10⁻⁻1, या आप ऐसा भी कह सकते हैं इसका उल्टा, 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पॉइस। ठीक है, इसको यहां ले आएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, सीधी सी बात है। और एक चीज और, इसका डायमेंशन बेटा, ईटा का कई बार आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाता है, वैसे तो हम निकाल सकते हैं। देखो अगर निकालना हो तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? m1 l1 t माइनस 2, है क्या नहीं? एरिया क्या हुआ? मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर मतलब l2, हाइट अगेन मीटर, l1, वेलोसिटी क्या होता है बेटा? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, सो मीटर पर सेकंड। क्लियर? सो ये गया, यहां से एक ये गया, तो क्या हो जाएगा? m1, ये l है, देखो ये तो पूरा ही चला गया, ये ऊपर जाएगा तो l-1 t, ये t ऊपर चला गया, t-2 t-1, नहीं सॉरी +1, ये तो ऊपर जाएगा ना तो +1 लेके जाएगा, सो -2 +1। कहाँ लिखूं? यहाँ लिख लूं, यहाँ लिख लेता है m1 l-1 t-1। ये हो गई इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर? सो बेटा इसकी यूनिट, डायमेंशन फॉर्मूला सब आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू में कई बार पूछी जा सकती है। ओके, सो बच्चा लोग चलिए फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमको यहाँ पे रिवर बेड देख रखी है, कहा जा रहा है कि सरफेस वाटर जो है वो 18 किलोमीटर/आवर की स्पीड पे भाग रहा है, और जो ग्राउंड वाला प्लेयर है उसकी स्पीड 0 है। थीटा हमको दे रखा है 10⁻², पॉइंट फाइंड शियरिंग या तो टेंजेंशियल स्ट्रेस। देखो स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। अच्छा यहाँ पे फोर्स कौन सा लगेगा? बेटा टेंजेंशियल है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स लग जाएगा। क्वेश्चन में डायरेक्ट विस्कस फोर्स नहीं बोला है, बट हमें पता लगना चाहिए कि लिक्विड है और लिक्विड में टेंजेंशियली जो फोर्स लगता है उसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं। ठीक है बेटा, विस्कस फोर्स की फॉर्मूला क्या होती है? माइनस ईटा, देखो माइनस का डायरेक्शन भी लिख रहे हैं तो अभी के माइनस नहीं लिखते हैं, ईटा ए dv बाय dt अपॉन ए, तो बेटा ए तो चला गया, बचा क्या? ईटा dv बाय dt। अच्छा बच्चा लोग अब देखो ये जो वेलोसिटी है इसका डिफरेंस ज्यादा है, प्लस हाइट का डिफरेंस भी ज्यादा है, तो हम d के बदले यहाँ पे डेल्टा लिख लेंगे। ठीक है, चीज वही है, बस खाली सिंबल में थोड़ा फर्क है। अच्छा आइए सबसे पहले हम डेल v बाय डेल t फाइंड करते हैं। बेटा डेल v मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। सो चेंज कितना हो रहा है? 18 - 0 अपॉन हाइट कितनी है? 5। बेटा ये 18 किलोमीटर में है, देखो ये किलोमीटर/आवर में है और ये मीटर में है, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, 18 इंटू किलोमीटर के लिए क्या करेंगे हम? 1000, और नीचे सेकंड के लिए 3600। क्लियर? 0 से 0 गया, 18 2 सा 2 5 सा 5 से 5 गया, क्या आंसर आ गया? 1 पर सेकेंड। वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना होता था? सॉरी यहाँ पे h आएगा, चेंज इन हाइट कितना आ गया बेटा? 1 पर सेकेंड। ठीक है, ईटा हमको कितना दे रखा है? 10⁻⁻2 पॉइस। बड़ा पॉइस क्या होता था? टाइम सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें तो न्यूटन रखना है, स्टैंडर्ड यूनिट रखनी है, कैसे करेंगे? तो बड़ा हमने रिलेशन देख रखा है
1 poise इज इक्वल टू 10⁻⁻1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सो यहाँ कितना दे रखा है हमको 10⁻² poise इज इक्वल टू, तो ये कितना 1 का इतना ये रिलेशन होता है, तो इसका कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। सो बेटा ये हो जाएगा 10⁻³ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3, तो वैल्यू पुट कर दो 10⁻³ इंटू 1। सो आंसर आ गया आपका 10⁻³ स्ट्रेस क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? सो दिस इज योर आंसर। और सर अगर मान लो कि आपको कभी कोई लिक्विड और एक सॉलिड आ जाता है, देखो लिक्विड और सॉलिड, मान लो इसके ऊपर बोर्ड ले लेता हूं और पूछा जा रहा है कि इनके बीच का फ्रिक्शन कितना है। बेटा अभी तक तो हम क्या बात कर रहे थे लिक्विड लिक्विड के बीच का फ्रिक्शन, अब क्या हो गया लिक्विड और सॉलिड के बीच का। तो बेटा इसमें दो केस होते हैं, इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस होता है सरफेस कांटेक्ट का। सरफेस कांटेक्ट यानी जब सॉलिड की कोई एक सरफेस ही कांटेक्ट में, जैसे कि ये एक बोर्ड की नीचे वाली सरफेस ही सिर्फ कांटेक्ट में है। और दूसरा केस होता है जब कोई बॉडी कंप्लीटली लिक्विड में इमर्स्ड हो, बॉडी इमर्स्ड इन लिक्विड, जैसे कि मान लो सबमरीन। बेटा सबमरीन क्या होता है, सबमरीन पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ होता है। आप जब स्विमिंग करते हैं, है ना, आप जब स्विमिंग करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि पानी आपको पीछे फेंकना चाह रहा है और आप उसके अगेंस्ट में जा रहे हो, है कि नहीं? सो वो वाला केस, थोड़ा इस केस को हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में, बिकॉज यहीं से आएगा हमारा स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, स्टोक्स थ्योरम बड़ा इसी पे डिपेंड है कि अगर कोई बॉडी लिक्विड में कंप्लीटली डूब जाए तो। अब बात करते हैं इसकी, तो बड़ा इस समय फ्रिक्शन फोर्स सेम टू सेम यही लगने वाला है, -θ/A∆V/ΔH। यानी कि अगर आपको कभी कोई सॉलिड आ जावे और एक लिक्विड आ जावे, यहाँ की कहानी अगर आपको दी जा रही है सेम टू सेम आपको यही करना है। अच्छा अब इसमें चेंज इन हाइट कौन सी लेंगे बेटा, जो लिक्विड के बीच की चेंज इन हाइट दे रखी होगी वही आपको लेना है। ठीक है, क्लियर? एरिया कौन सा लेंगे, तो बेटा एरिया जो कांटेक्ट का है ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ कांटेक्ट। क्लियर? सो बोर्ड का जो भी एरिया हो। ठीक है बच्चा लोग, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक करते हैं। हमने आज पढ़ाई की विस्कस या विस्कस फोर्स, या तो आप कह सकते हैं विस्कोसिटी से रिलेटेड। अगले लेक्चर में हम देखेंगे स्टोक्स थ्योरम। तो तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते। थैंक यू।